हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम लोग क्राउन रूल 1857 से जो 1947 तक का पूरा एरा है, जिसमें जो सारे जो पावर्स रहते हैं भारत के, वो ब्रिटिश क्राउन के हाथ में रहते हैं, यानी ताज के पास सारी शक्तियां होती हैं। उन सारी शक्तियों को दोस्तों हम लोग जानने वाले हैं। और इस दौरान बहुत सारे जो आपको देखने को मिलते हैं अधिनियम लाए गए, उन सारे अधिनियम को हम लोग कवर करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि 1857 की क्रांति होने के बाद दोस्तों क्या किया गया था। सारे जो पावर्स थे दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी से किसके हाथ में चले गए थे? क्राउन के हाथ में चले गए थे दोस्तों। सारी शक्तियां जो है भारत सरकार की जितनी भी शक्तियां थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की जितनी भी शक्तियां थी, ईस्ट इंडिया कंपनी ही अगर हम देखें सारे अफेयर्स दोस्तों इंडिया की देखती थी, चाहे वो फॉरेन हो गया या ट्रेड हो गए, सब कुछ देखती थी। तो ये जो पावर्स हैं अब किसके हाथ में चले जाएंगे दोस्तों? ब्रिटिश ताज के हाथों में जाने वाले हैं। और ये जो अगर हम देखें दोस्तों पूरा का पूरा अगर हम देखें एरा जो ख़त्म होगा, नियरली अगर हम बात करें दोस्तों 1857 से अगर हम लोग काउंट करें दोस्तों, और ये आपको देखने को मिलता है कब तक देखने को मिलता है? 1947 तक का जो है टाइम पीरियड। इस दौरान सारा का सारा जो पावर्स है कॉइन एंजॉय करने वाला है, जो ब्रिटिश क्राउन है वो एंजॉय करने वाला है सारा इस पावर को। तो इस दौरान दोस्तों बहुत सारे भारत में क्या है, ये लोग नियम बनाते हैं, कानून बनाते हैं। और वो नियम कानून दोस्तों हमारे जो भारत का जब संविधान बनता है तब हमारे लिए दोस्तों ये आधार यानी बेस के रूप में ये डॉक्यूमेंट काम करते हैं। तो इसलिए हम लोग उन सभी अधिनियम को पढ़ने वाले हैं जो हमारे संविधान बनने में मील का पत्थर साबित हुए हैं। उन्हीं में से एक दोस्तों है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 का, जो देखने को मिलता है। इस एक्ट को बेसिकली लाने के पीछे का उद्देश्य ये था, अगर हम इसके बैकग्राउंड को समझेंगे दोस्तों, कि आगे फ्यूचर में जिस तरीके से 1857 का रेवोल्यूशन हुआ था ऐसा ना हो पाए। तो इसलिए अंग्रेजों ने ये भी कहा था कि जो हम ये एक्ट लेकर आ रहे हैं ये एक्ट ऑफ द गुड गवर्नमेंट है, यानी इसे भारत की अच्छी सरकार के अधिनियम के रूप में इसे पेश किया गया। और इसने डुअल गवर्नमेंट जो सिस्टम थी दोस्तों इसको खत्म कर दिया। डुअल गवर्नमेंट हम लोगों ने जाना था पिट्स इंडिया एक्ट में। क्या किया गया था? दो इसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाए गए थे। एक तो पॉलिटिकल मैटर्स देखते थे और एक क्या देखते थे, जो कमर्शियल हो गए, ट्रेड हो गए, राजस्व हो गए, उससे रिलेटेड जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाए गए थे। तो इस डुअल गवर्नमेंट सिस्टम को इस अधिनियम ने क्या किया? एंड कर दिया। साथ ही साथ जो पावर्स थे ये किसके पास चले गए? ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पावर थे ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को चले गए। जो भारत का जो राज्य सचिव होता था उसको सारे पावर्स ये सौंप दिए गए। और क्या किए गए इसके लिए? अगर हम देखें 15 मेंबर्स की एक क्या बनाई गई दोस्तों? एडवाइजरी बॉडी बनाई गई, एक सलाहकार संस्था बनाई गई जो इसे क्या करेगी? एडवाइज करेगी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। तो ये हमें देखने को मिलता है। और क्या किया गया? इसने स्टेट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल यानी जो बॉडी गठित की गई, जो एक निकाय बनाया गया, इसमें अगर हम देखें भारत और इंग्लैंड में मुकदमा चलाने में ये सक्षम था दोस्तों। ये देखने को मिलता है कैपेबल था। इंग्लैंड में और भारत में दोनों जगह पर ये बॉडी काम कैपेबल थी दोस्तों, काम कर सकते थी। साथ ही वायसराय को भी दोस्तों, यानी एक पद जो बनाया गया, एक यानी सचिव बनाया गया। सचिव कहाँ रहता था दोस्तों? ये आपको इंग्लैंड में देखने को मिलता था। और भारत में कौन रहता था दोस्तों? वायसराय देखने को मिलता था। और पहले जो वायसराय बनाए गए वो कौन थे? लॉर्ड कैनन देखने को मिलते हैं। यानी वायसराय कहाँ रहता था? भारत में देखने को मिलता था, जो ताज का प्रतिनिधि के तौर पर काम करता था। रिप्रेजेंटेटिव रहता था ब्रिटिश क्राउन का। और ऐसे पहले रिप्रेजेंटेटिव कौन बने? लॉर्ड कैनन बने फर्स्ट वायसराय दोस्तों देखने को मिलते हैं। और इसने क्या किया दोस्तों? डायरेक्ट जो ब्रिटिश कॉलोनी थी थ्रू द पैसेज ऑफ दिस एक्ट है, यानी इस अधिनियम ने ये साबित कर दिया कि जो भारत है सीधे क्या है? ब्रिटिश का उपनिवेश बन गया दोस्तों। इससे वैधानिक उसे दर्जा मिल गया। अब दोस्तों यहाँ पर एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है, वनडे एग्जाम्स में भी आ सकता है बहुत सारे, कि फर्स्ट वायसराय कौन थे? तो ये तो आपको पता चल गया, लॉर्ड कैनन थे। मैंने आपको बताया कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे जब मैंने आपको पढ़ाया था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक प्रथम भारत के गवर्नर जनरल हैं। और वॉरेन हेस्टिंग्स कौन है? ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल देखने को मिलते हैं। वॉरेन हेस्टिंग ये सबसे पहले थे, यानी वॉरेन हेस्टिंग क्या थे? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। बाद में से क्या बना दिया गया?
भारत के गवर्नर जनरल पद बना दिया गया और बाद में फिर दोस्तों वायसराय के रूप में इसको कन्वर्ट कर दिया गया। तो ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है। अब अगर हम देखें दोस्तों, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, इसने बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी करी और बहुत सारी इसने खराबी भी करी। उनमें से अच्छी चीज़ अगर हम देखें तो जो एंड कर दिया किसको, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, यानी जो देखने को मिलता है व्यापगत का सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या होता है, ये सिद्धांत बेसिकली इस तरीके से काम करता था, डलहौजी के द्वारा इसको लाया गया था, जिसमें होता क्या था कि मान के चलो राजा और रानी है, राजा और रानी के अगर हम देखें कोई वंशज नहीं है, कोई भी इनके ना पुत्र है ना पुत्री है, तो आगे क्या होगा, यानी आगे ये लोग क्या है, गोद लेके राजा या रानी किसी को नहीं बना सकते थे। अगर किसी राजा या रानी की कोई भी संतान नहीं है, कोई भी पुत्र या पुत्री नहीं है, तो वो फिर किसके, ब्रिटिश कंट्रोल में चली जाती थी वो पूरी रियासत। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो था बहुत ही खतरनाक था दोस्तों। इसमें झांसी हो गए, सतारा हो गई, इन सारी जो रियासतों को डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंतर्गत क्या किया था, ब्रिटिश सरकार ने अपने अंडर ले लिया था। तो इसको एंड कर दिया गया। ये जो कंट्रोवर्शियल प्रोविजन था, सिद्धांत था, इसको किसने समाप्त किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को एंड कर दिया। साथ ही साथ जो इंडियन सिविल सर्विस है, इसको दोस्तों गठित किया गया। और क्या किया गया दोस्तों, भारतीयों को भी दोस्तों इसमें शामिल किया गया। यानी भारतीय भी क्या है, इंडियन सिविल सर्विस, जो भारतीय सिविल सेवा आपको देखने को मिलती है जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, उसका दोस्तों क्या है, भर्ती, यानी उसमें परीक्षा में ये भाग ले सकते थे। साथ ही साथ दोस्तों बहुत सारे जो इंडियन जो प्रिंसेस थे, इनको भी अलाउ कर दिया कि आप अपनी रियासत को रखिए, बस आप ब्रिटिश जो है अधीनता है इसको स्वीकार कर लीजिए। तो ये प्रोविजन दोस्तों इसके द्वारा लाए गए। कुछ क्रिटिसिज्म भी किए गए दोस्तों इस एक्ट की। क्रिटिसिज्म में अगर हम देखें तो मोस्ट ऑफ द प्रोविजन कैसे थे, एनेक्टेड हुए। और मैं जैसा कि मैंने कहा था कि ये प्रोविजन दोस्तों इस तरीके के आपको देखने को मिले कि फ्यूचर में रेवोल्यूशन ना हो, फ्यूचर में ऐसा कोई जो थ्रेट देखने को ना मिले। 1857 का जो देखने को मिला था, तो इसके लिए दोस्तों इस अधिनियम ने दोस्तों कुछ हद तक सेफगार्ड का काम किया। और क्या किया, धीरे धीरे दोस्तों इन्होंने सेना में भी बदलाव किए थे। हालांकि ये हिस्ट्री का मैटर है। सेना में कैसे किए थे कि जो जहाँ पर हिंदुओं की अगर हम देखें, जो इंडियंस थे दोस्तों, जो सैनिक थे, उनकी क्या किया गया, उनकी जो रेशियो है उनको कम कर दिया गया। अंग्रेजों को दोस्तों क्या है, आगे बढ़ाया गया। अगर हम देखें जो ऑफिसर्स लेवल पर भी बढ़ाया गया, सेना में भी दोस्तों भारतीयों को कम किया गया ताकि फ्यूचर में सेना में जो है रेवोल्यूशन ना कर पाए। तो ये देखने को मिले क्रिटिसिज्म। अगर हम देखें तो इसने भविष्य में जो खतरे होने थे तैयार ब्रिटिश साम्राज्य के लिए, उन ऐसा ना हो पाए, तो उनसे सुरक्षा बनाने के लिए उन्होंने 1858 का जो प्रोविजन है इसमें ये सारे दोस्तों बदलाव उन्होंने किए। आगे चलकर दोस्तों 1861 का फिर आता है। इसे कहते हैं क्या, इंडियन काउंसिल एक्ट दोस्तों कहते हैं। 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम कहते हैं। इसमें अगर हम देखें दोस्तों, ये भी क्या, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसके द्वारा इसको पारित किया गया। और इसने क्या किया, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो फंक्शंस थे दोस्तों, ये अगर हम देखें कैबिनेट रन ऑन द पोर्टफोलियो सिस्टम जो चलता था दोस्तों, पोर्टफोलियो प्रणाली है दोस्तों के रूप में बदल दिया। यानी जो कार्य परिषद काम करती थी उसे क्या किसमें बदल दिया, पोर्टफोलियो प्रणाली में बदल दिया। कैबिनेट के रूप में कार्य करने की रूप में इसको बदला। और क्या किया दोस्तों, इसने क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट को इन्वॉल्व, ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है इसने इस तरीके से दोस्तों चालाकियां की कि भारतीयों को दोस्तों लॉ मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व किया जाए। हालांकि इन्होंने इन्वॉल्व जरूर किया, लेकिन सारे अगर हम देखें, जो अभी हम आगे जानेंगे, कि सारे राइट्स जो हैं ये लोग अपने पास ही रखते थे। बस नाम के लिए क्या करते थे कि हम लोग भारतीयों को ये लोग इन्वॉल्व करते थे। और क्या किया गया, इस एक्ट को दोस्तों 1 अगस्त 1861 को इसको पास किया गया दोस्तों, इंडियन काउंसिल जो भारत परिषद अधिनियम है इसको। और इसने क्या किया, हालांकि इसके कुछ अच्छी चीजें अगर हम देखें तो इन्वॉल्व तो इसने भारतीयों को किया। यानी ये शुरुआत हम कह सकते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव जो इंस्टीट्यूशन है इंडियंस का, लॉ मेकिंग प्रोसेस में इंडियंस भाग लेने लगे। हालांकि उनके पास वोटिंग का कोई राइट्स नहीं था, ना कोई सवाल जवाब कर सकते थे, बस राइट था उनके पास
कि आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं लॉ मेकिंग बॉडी में। वायसराय अगर हम देखें दोस्तों, इस वायसराय ने नॉमिनेट किया कुछ नॉन ऑफिशियल्स मेंबर्स को, अपनी जो परिषद होती थी वायसराय की। इसमें अगर हम देखें लॉर्ड कैनन ने कौन किस किस को इनवाइट किया, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और दिनकर राव, इन 3 लोगों को दोस्तों क्या किया, यानी जो 6 मेंबर्स अगर हम देखें आगे जानेंगे 6, तो इसमें से 3 क्या रहेंगे, भारतीय रहेंगे। और मद्रास और जो है बम्बई है, इनकी जो विधायी जो पावर्स हैं, जो लेजिस्लेटिव पावर्स थे, ये फिर से बहाल किए गए। और क्या किया गया दोस्तों, इसने अगर हम देखें कुछ नई जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बनाए, नई विधान परिषदों को बनाया, जिसमें बंगाल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और पंजाब हो गया। और क्या कर सकते थे दोस्तों, जो वायसराय है ये नियम भी बना सकते थे, जो ट्रेड हो गया, बिजनेस चलाने के लिए दोस्तों इसको। और क्या है, पोर्टफोलियो सिस्टम अगर हम देखें दोस्तों, और इसको मान्यता दी गई, पोर्टफोलियो जो सिस्टम है वो। और ये किसकी जगह पे लाया गया था पोर्टफोलियो सिस्टम, जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले क्या होती थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी, और अब इसको किस में ट्रांसफर कर दिया गया था, पोर्टफोलियो सिस्टम के अंदर इसको ट्रांसफर कर दिया गया था। और क्या कर सकता था, वायसराय ऑर्डिनेंस ला सकता था। हम लोग जब दोस्तों आगे पढ़ेंगे 213 के तहत कौन ऑर्डिनेंस ला सकता है, राष्ट्रपति का ऑर्डिनेंस ला सकते हैं, राज्यपाल का ऑर्डिनेंस ला सकते हैं, तो इसको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर भी ऑर्डिनेंस की बात की जा रही, तो वायसरॉय भी ऑर्डिनेंस जारी कर सकता था इमरजेंसी के दौरान। हालांकि इसकी लाइफलाइन अगर हम देखें तो 6 महीने ही रहती थी, अभी भी 6 महीने ही रहती है ऑर्डिनेंस की। अगर इसको और एक्सटेंड करना है तो फिर इसे संसद में फिर से रखा जाता है, फिर इसको एक्सटेंड किया जाता है। कुछ ड्रॉबैक भी रहे इसके। ड्रॉबैक क्या रहे दोस्तों इसके, सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो रहा सिलेक्शन, जो इसमें मेंबर्स अतिरिक्त सदस्यों को चयन करना था वो, ये बड़ा बहुत ही बड़ा। साथ ही इसमें जो मेंबर्स होते थे दोस्तों, इनका सिर्फ एडवाइजरी रोल था, यानी जो भारतीयों का जो इसमें रोल था, ना तो सलाह बस दे सकते थे, ना वो चर्चा में भाग ले सकते थे, ना ही कुछ प्रश्न पूछ सकते थे, ना ही कुछ सवाल जवाब कर सकते थे, यानी बस 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 संकेत के तौर पर अगर हम देखें, इंडियंस को रखा गया था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अंग्रेज बहुत चालाक थे, ये लोग सारे पावर्स अपने पास रखते थे, बस भारतीयों को ये लोग क्या करते थे, बस दिखाते थे कि आपको ये मिलेगा ये मिलेगा, लेकिन मिलता कुछ नहीं था। और साथ ही जो गैर जो आधिकारिक सदस्य थे, यानी जो नॉन ऑफिशियल्स मेंबर्स थे, इसमें अगर हम देखें ये अटेंड ही नहीं करते थे, ना ही कोई इनको बाध्यकारी भी था कि आप मीटिंग्स को अटेंड करिए, काउंसिल की मीटिंग्स जो होती थी उसमें अटेम्प्ट करिए। और इंडियंस मेंबर नॉट एलिजिबल टू अपोज एनी बिल, यानी कोई भी अगर बिल है जो भारतीयों के लिए अच्छा नहीं है तो उनका ये लोग अपोज भी नहीं कर सकते थे, ये पावर्स भी इनके पास नहीं थे। और अब आते हैं दोस्तों 1892 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट है, इसको जानते हैं, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको दोस्तों ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। इसमें अगर हम देखें दोस्तों, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो देखने को मिलती है, बहुत सारे इसमें चेंजेस किए गए। और इसने क्या किया, जो एक्सपेंड किए जो नंबर्स हैं, चाहे हम सेंट्रल लेवल पर, प्रांतीय लेवल पर, दोनों लेवल पर क्या किए, जो सदस्यों की संख्या है इसको इंक्रीज किया गया। इंक्रीज अगर हम देखें, नॉन ऑफिशियल्स मेंबर्स को भी इंक्रीज किया गया, जैसे बॉम्बे में 8 देखने को मिले, मद्रास में 20, बंगाल में 20, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में भी, और ये अवध में भी देखने को मिले। केंद्रीय विधान परिषद में अगर हम देखें तो मिनिमम जो सेंट्रल देखने को मिलती है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव में मिनिमम 10 और मैक्सिमम कितनी 16 देखने को मिले, तो ये चेंजेस किए गए। अब अगर हम देखें दोस्तों, अभी भी अगर हम देखें जो बजट आता था उस पर अगर हम देखें, नाउ डिबेट बजट विदाउट हैविंग एबिलिटी टू वोट, यानी डिस्कशन तो कर सकते थे लेकिन कोई पावर ही नहीं था, वोट भी नहीं कर सकते थे। यानी वही है कि अगर आपके पास पावर है नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, वोट ही नहीं डाल सकते कि उसको लेकर, बजट को लेकर। यानी बस आप क्या कर सकते हैं, उसके मेंबर तो रहेंगे, जब बजट आएगा दोस्तों उस पर बहस वगैरह
कर सकते हैं, लेकिन कोई भी वोट नहीं दे सकते, कोई भी आप प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। और क्या, गवर्नर जनरल की जो काउंसिल होती थी दोस्तों, इसमें अगर हम देखें दोस्तों, अथॉरिटी सेट रूल फॉर द मेंबर्स नॉमिनेशन, यानी गवर्नर जनरल की जो काउंसिल होती थी उसमें गवर्नर जनरल क्या कर सकता था, उसकी जो मेंबर्स होते थे उनके लिए कौन निर्धारित कर सकता था, जो राज्य सचिव होगा, यानी भारत का जो सचिव होगा दोस्तों, वो रूल सेट कर सकता है कि किस तरीके से जो गवर्नर जनरल की काउंसिल में जो मेंबर्स होंगे उनको नॉमिनेट किया जाना है, ये कर सकता था। और क्या किया इसने, लिमिटेड इनडायरेक्ट प्रोविजन फॉर यूज ऑफ इलेक्शन फिलिंग अप नॉन ऑफिशियल सीट, यानी कहीं ना कहीं जो नॉन ऑफिशियल्स मेंबर्स हैं इनके चयन की जो प्रक्रिया है, इसको दोस्तों अगर हम देखें प्रोविजन बनाने की कोशिश की। इसमें अगर हम देखें तो नॉन ऑफिशियल जो मेंबर्स हैं उनका चयन किस तरीके से किया जाता था, बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, जिला बोर्ड, नगर, इन सब के द्वारा दोस्तों, जमींदारों के द्वारा चैम्बर्स की सिफारिशों के आधार पर विधान परिषदों के लिए राज्यपाल, तो ये सारे जो हैं इन सभी की सिफारिशों के आधार पर क्या किया जाने लगा, इनका सिलेक्शन किया जाने लगा। अब आते हैं दोस्तों हम लोग इसकी सिग्निफिकेंस, यानी इंडियन काउंसिल जो एक्ट है 1892 का, इसके सिग्निफिकेंस को समझिए, इसके महत्व को समझिए। इसने क्या किया दोस्तों, संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास में मील का पत्थर यानी माइलस्टोन साबित किया। पहला तो ये इसने अच्छा काम किया कि जो कम से कम जो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो आपको देखने को मिलती है, यानी जो विधान परिषद देखने को मिलती है, इसमें साइजेस इंक्रीज हुए, मेंबर्स बढ़े। इससे क्या हुआ, जो इंडियंस हैं दोस्तों, ये कम से कम इनकी एंगेजमेंट तो बढ़ी, ये लॉ प्रोसेसिंग में कम से कम आगे तो आई, नियम कानून बनाने में इनकी भागीदारी तो बढ़ी। तो जो फर्स्ट स्टेप्स टुवर्ड अगर हम देखें, जो आपको देखने को मिलती है रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, यानी प्रतिनिधि सरकार की दिशा में दोस्तों, ये पहला कदम था, बहुत अच्छा कदम आपको देखने को मिलता है। कम से कम एटलीस्ट अभी पावर्स भले ही नहीं हमारे पास, लेकिन हम लोग इन्वॉल्व तो हो रहे, तो ये अच्छा दोस्तों हमें देखने को मिलता है, इसके प्रोविजंस रहे। रेवोल्यूशनरी ये दोस्तों देखने को मिला पूरा का पूरा प्रोविजन। इस लेक्चर में दोस्तों हम लोगों ने अभी तक क्या जाना, 1892, यानी हम लोगों ने 1858 से लेकर 1892 तक के जो एक्ट है इनको जान लिया। और अगले लेक्चर में दोस्तों हम लोग कौन, पार्लियामेंट रिफॉर्म को जानेंगे। इसका दोस्तों मैंने अलग लेक्चर इसलिए रखा क्योंकि दोस्तों ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट जो है रिफॉर्म देखने को मिलता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्ट है पार्लियामेंटो। और ये अगर हम देखें MPPSC का अगर आपने सिलेबस देखा होगा तो वहाँ पर इसको स्पेशली मेंशन किया गया है कि पार्लियामेंट रिफॉर्म आपको पढ़ना है, तो वहाँ से ये क्वेश्चन आते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट दोस्तों रिफॉर्म होने वाला है, पार्लियामेंटो जो एक्ट है, इसको हम लोग अगले लेक्चर में बहुत ही डिटेल से डिस्कस करेंगे। दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।